अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा CS101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का मॉड्यूल नंबर 126 है। आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करेंगे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। तो अभी हमारा जो फर्स्ट मॉड्यूल आ रहा है इसका नाम आ रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। तो जैसे हमने पीछे मॉड्यूल्स में बात कर ली थी कि इनमें जो है ना काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स लिखी हुई है जिनके पढ़ने वाली इनमें चीज़ें बहुत कम है। और मैंने आज एक कमेंट भी रिसीव किया लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस का बता दें तो लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे नहीं होता, जैसे आपने मिड टर्म्स दिए हैं तो आपको इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि नहीं पता चलता कि लॉन्ग कैसा आ जाएगा शॉर्ट कैसा आ जाएगा। तो वो कभी एब्रीवेशन को इसी के पूछ लेते हैं और साथ कह देते हैं कि एक छोटी सी डेफिनेशन दे दें या किसी का पूछ लेते हैं कि आप इसका जो है ना डिफरेंस लिख दें। तो जो मैं बता रही हूँ आप लोग ऐसे करें कि उन डेफिनेशंस को याद कर लें, ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, ये काफ़ी हो जाएगा आपकी जो है ना पेपर की प्रिपरेशन के लिए। तो अभी हम शुरू करते हैं अपना मॉड्यूल। तो आज की भी वीडियो में भी लेंथी हो जाए क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमने इसके अंदर सारा कंप्लीट करना है, ठीक है, क्योंकि टाइम पीछे कम है और आज 6 हो गई है। तो है शुरू करते हैं। तो इसके अंदर जो करने वाली चीज़ है वो पहली आ रही है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड अदर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स इज़ द लैक ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स कॉल्ड मैट्रिक्स फॉर मेजरिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉफ्टवेयर। इसमें जो ऊपर वाली बात लिखी हुई है ना, इसमें बताने की कोशिश है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में और जो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है ना उसमें इस चीज़ की कमी पाई जाती है, जबकि मैट्रिक्स की डेफिनेशन सिर्फ इतनी है फॉर मेजरिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉफ्टवेयर। तो ये इसकी डेफिनेशन है, ये अपने याद रखनी है और इसमें करने वाला कुछ नहीं, बाकी स्किप कर दें पहले पेज में से। दूसरा आ रहा है, इसमें आ रहा है कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये आपने एब्रीवेशन याद कर लेनी है। उसके बाद आ रहा है केस टूल्स। केस की ये जो है ना एब्रीवेशन से कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन आ रही है। उसमें वो लिखता है क्या है कि विच इंक्लूड्स प्रोजेक्ट्स प्लानिंग सिस्टम टू असिस्ट इन कॉस्ट एस्टिमेशन, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग और पर्सनल एलोकेशन। यानी कि केस टूल्स में आता है क्या है कि उसने ना हर चीज़ का प्लान करना होता है कि आपकी प्रोजेक्ट प्लानिंग जो होती है, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर हर चीज़ प्लान करता है ना, इसने यही करना होता है। तो इसमें सिर्फ यही करना है कि केस टूल क्या होते हैं, विच इंक्लूड्स प्रोजेक्ट्स प्लानिंग सिस्टम, और कुछ भी नहीं है। आगे आ रहा है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट IDE, यानी जिस एनवायरनमेंट के अंदर हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं ना, ये वो भी कह सकते हैं आप, जिसमें डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन वो लिखता है कि कंबाइंड टूल्स फॉर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर एडिटर, कंपाइलर, डिबगिंग टूल्स और सो ऑन इनटू अ सिंगल इंटीग्रेटेड पैकेज। यानी कि जो जैसे VS कोड था तो उसके अंदर, या फिर हमने जो डेव C++ यूज़ किया था तो वो भी ये इन्वायरमेंट है डेवलपमेंट का, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास कंपाइलर था, उसके पास हमारा इंटरप्रेटर था, उसके अंदर हमारा डीबगर भी था, ठीक है। वो एक एडिटर था जिसके अंदर हमारे पास सारी चीज़ें जो थी वो एक ही ऐप के अंदर या सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास जो थी ना वो दस्तयाब थी। तो इनको कहते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ये इसकी एब्रीवेशन याद करनी है। आगे चलते हैं। 127 आ रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर का लाइफ साइकिल है। लाइफ साइकिल हमें पता ही है कि जैसे कि हर चीज़ स्टार्ट होती है तो उसका एंड है और जो एक सर्कल चलता रहेगा, ये इसका एक लाइफ साइकिल है जो अब हमारा सॉफ्टवेयर का आ गया है। तो इसमें सिर्फ डायग्राम से इसके जो है ना सारी समझ आ जाएगी कि जैसे एक डेवलपमेंट में हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है। तो हमने बना दिया सॉफ्टवेयर, उसको बना के हमने दे दिया है, ठीक है। आगे जाके लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, फिर यूज़ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हम मोबाइल यूज़ करते हैं, हमारे मोबाइल भी ख़राब हो जाते हैं तो फिर हम ठीक कराते हैं। तो वो कहता है कि सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं, फिर सॉफ्टवेयर को हम यूज़ करते हैं, फिर उसमें थोड़ी ख़राबी हो जाती है और फिर हम उसकी मेंटेनेंस करते हैं, मेंटेनेंस करके हम उसको दोबारा यूज़ कर लेते हैं। और ये इसका लाइफ साइकिल है और इसके अलावा इसमें करने वाली कोई चीज़ नहीं है। आगे आ रही है 128 में लाइफ साइकिल और रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंट एंड द टेस्टिंग। ये इसने ना लाइफ साइकिल के रिक्वायरमेंट के स्टेजेस लिखे हुए हैं, क्या क्या है कि एनालिसिस है, डिज़ाइन करना है, इम्प्लीमेंट करना है और उसको टेस्ट करना है, ठीक है। ये आपने 4 अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन में नाम पूछ ले तो आपने याद रखने हैं। उसके बाद रिक्वायरमेंट और रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बारे में वो क्या कहता है कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस यानी कि एनालिसिस के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं बनाने के लिए जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या हैं। तो वो लिखता है क्या है, द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल बिगिंस विद द रिक्वायरमेंट एनालिसिस। यानी कि हमने अगर एक सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है, तो उसका लाइफ साइकिल कैसे स्टार्ट होता है? लाइफ साइकिल शुरू हो रहा था डेवलपमेंट से, यानी कि हम प्रोग्रामर हैं, हमें बनाने के लिए वो दे रहे हैं एक सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर हमने बनाना है तो उसके अंदर क्या होना चाहिए कि हमें उसके अंदर पता होना चाहिए कि हमने बनाना क्या है, उसके अंदर क्या क्या हमने चीज़ें ऐड करनी है, उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना उसके अंदर क्या क्या रिक्वायर है, कैसा डिज़ाइन है, किसके हवाले से है, उसके अंदर बटन्स, ये सब कुछ जो होगा ना ये हो जाएगी उसकी रिक्वायरमेंट्स। द गोल ऑफ विच इज़ टू स्पेसिफाई वाट सर्विस टू प्रपोज सिस्टम विल प्रोवाइड, यानी कि क्या सर्विसेज हम दे रहे हैं, ये सब कुछ। आगे वो बता रहे हैं कमर्शियल ऑफ द शेल्फ कॉट्स, इसकी सिर्फ एब्रीमेशन याद करनी है और कुछ नहीं याद करना। आगे आ रहा है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, अ सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स दैट आइडेंटिफाई द फीचर्स एंड द सर्विसेज दैट फिनिश सॉफ्टवेयर सिस्टम मस्ट हैव। दीज रिक्वायरमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द डॉक्यूमेंट। यानी कि जब देखें हम एक सॉफ्टवेयर बनाने बैठते हैं, ठीक है, उसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो वही यहाँ पे लिखने का सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स दैट आइडेंटिफाई द फीचर्स एंड सर्विसेज दैट
द फिनिश्ड सॉफ्टवेयर सिस्टम मस्ट हैव यानी कि वो होने उसके अंदर लाजमी है। वो एक डॉक्यूमेंट लेते हैं, डॉक्यूमेंट यानी कि हम कोई डॉक्यूमेंट खोल लेते हैं, उसके अंदर जो स्पेसिफिकेशन हमें चाहिए, ठीक है, हम उस डॉक्यूमेंट के अंदर लिख लेते हैं कि हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, जो जो चीज़ हमें सॉफ्टवेयर के अंदर चाहिए वो हम लिख लेते हैं जिस डॉक्यूमेंट के अंदर। तो वो क्या हो जाता है कि वो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट का स्पेसिफिकेशन हो जाती है, उसका रिकॉर्ड रखना, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। आगे ये इन्होंने टेबल बनाया हुआ है, द ट्रेडिशनल डेवलपमेंट फेज ऑफ द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल, यानी ऊपर जो हम इधर ये पढ़ के आए थे ना 4, उसके अंदर सीक्वेंस बस लिख दिए इधर कि पहले क्या रिक्वायरमेंट है, फिर डिज़ाइन है, फिर इम्प्लीमेंट और फिर टेस्टिंग है। बस ये नाम अपने याद रखने हैं, मे बी शॉर्ट आ जाए, मे बी लॉन्ग आ जाए, कोई पता नहीं। आगे आ रहे हैं कि डिज़ाइन फेज़। डिज़ाइन फेज़ क्या होता है? डिज़ाइन फेज़ लिखते हैं इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ प्लान ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द पर्पस सिस्टम इन अ सेंस रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज अबाउट आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड। यहाँ डिज़ाइन फेज़, डिज़ाइन का मतलब बताना है हमने चीज़ें डिज़ाइन करनी है, ठीक है। तो इधर डिज़ाइन में सिर्फ ये चीज़ें नहीं आ जाती कि हमने कलर देना है, यानी इसके डिज़ाइन में ये भी आ जाता है कि हम एक बटन है उसको क्लिक कर रहे हैं, तो जब हम क्लिक कर लेंगे तो आगे का हमें इंटरफेस कैसा शो होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने अगर नेविगेशन बार लगा दिया तो आगे क्या होगा, अगर हम उसको ऑफ़ कर रहे हैं तो कैसा सारा डिज़ाइन या फेज़ होगा। तो जो सारी चीज़ें आती हैं ना वो डिज़ाइनिंग में, इंक्लूडिंग ऑल थिंग्स, कि हम लोग उसके अंदर कोई हमें प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसको ठीक कैसे कर रहे हैं। इसमें प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम नहीं है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जो बटन वगैरह यूज़ करेंगे ना वो सब कुछ है। तो आगे सारा जो उसका सरफेस डिज़ाइन बताएगा ना, होल जो सरफेस होगा वो इसमें जो इंक्लूड होता है और कुछ भी नहीं है। आगे 130 मॉड्यूल आ रहा है इम्प्लीमेंट फेज़। इम्प्लीमेंट क्या होता है? किसी के ऊपर इम्प्लीमेंट हम करने को, ये एक हम लोग ना आम ज़िंदगी में वर्ड यूज़ कर लेते हैं, इम्प्लीमेंट कर दो, इम्प्लीमेंट कर दो। ये इम्प्लीमेंट करना भी वही इम्प्लीमेंट करना है कि उसके ऊपर जो है ना आपने इसको काम करना है। इम्प्लीमेंटेशन इन्वॉल्व्स द एक्चुअल राइटिंग ऑफ प्रोग्राम, क्रिएशंस, द डाटा फाइल, द डेवलपमेंट ऑफ डाटाबेस। इट इज़ द इम्प्लीमेंटेशन स्टेज दैट सी द डिस्टिंक्शन बिटवीन द सॉफ्टवेयर एनालिस्ट, समटाइम रेफर टू एज अ सिस्टम एनालिस्ट और अ प्रोग्रामर। यानी कि जो सॉफ्टवेयर एनालिस्ट है और जो प्रोग्रामर है, ठीक है, उसको हमने देना है, ये उसके बीच का जो फेज़ है ना इम्प्लीमेंट फेज़ है, कि जैसे हमने करके दे दिया है, डिज़ाइन वगैरह हो गया तो हम प्रोग्रामर को देते हैं, और इसके बीच में जो फेज़ होता है ना, जो प्रोग्रामर उसके साथ सारा काम करता है, उसको हम कहते हैं इम्प्लीमेंट फेज़। आगे आ रहा है टेस्टिंग फेज़। टेस्टिंग फेज़ क्या होता है? इन ट्रेडिशनल डेवलपमेंट फेज़ ऑफ द पास्ट, टेस्टिंग वाज एसेंशियली इक्वेटेड विद द प्रोसेस। यानी कि ये जो ट्रेडिशनल हमारा पास्ट का जो मेथड था ना उसमें होता था कि टेस्टिंग फेज़ भी होता था कि आपने बना दिया प्रोग्राम, तो वो आपने किसी को दिया, भाई आप टेस्ट कर लें, टेस्ट करके बताएंगे ठीक चल रहा है, कोई गलती तो नहीं है। तो ये जो सारा काम है ना ये टेस्टिंग फेज़ में था। इसके ना ये मुश्किल नहीं है, आप इसको अपनी वर्डिंग में बता सकते हैं, क्योंकि ये नाम से ही जो है ना हमें शो कर रहे हैं कि इनका क्या मतलब हो सकता है। तो ये नहीं है कि बुक से जो है ना वो रट्टा लगाना है, आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। आगे आ रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मैथडोलॉजीज़। अब मैथडोलॉजीज़ में बता रहे हैं वाटरफॉल मॉडल पहला, उसमें लिखता है कि एनालॉजी ऑफ द फैक्ट दैट द डेवलपमेंट प्रोसेस वाज अलाउड टू फ्लो इन वन डायरेक्शन। जैसे वाटर का फ्लो होता है ना वो वन डायरेक्शन में होता है, ऐसा नहीं हो सकता कि पानी जो है वो हर आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे हर जगह ही जा रहा होता है। अगर आप कभी किसी रिवर को देखें तो पानी जो है वो एक तरफ ही फ्लो कर रहा होता है। तो ये वाटर फ्लो का भी ये मतलब है, एनालॉजी ऑफ द फैक्ट द डेवलपमेंट प्रोसेस वाज अलाउड टू फ्लो इन वन डायरेक्शन, सिंगल डायरेक्शन है और कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद आ रहा है इंक्रीमेंटल मॉडल। इंक्रीमेंटल मॉडल, इंक्रीमेंट का क्या मतलब? हम पीछे पढ़ के आए थे कि ज़्यादा करना। फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट following this model, desired software system is constructed in the increment. The first big is simplified version of the final product with limited functionality. यानी कि ये होता है कि सॉफ्टवेयर या तो पूरा बना नहीं होता, उसके अंदर हम लोग इंक्रीमेंट कर रहे होते हैं। यानी जैसे कि एक बीटा वर्जन बन के हमारे पास आ जाता है तो हम लोग कहते हैं ना कि बीटा वर्जन है, बीटा वर्जन है। वो बीटा इसलिए होता है क्योंकि हमने उसके अंदर अभी कुछ चीज़ें ऐड करनी होती हैं। वो टेस्टिंग के लिए दे देते हैं सबको यूज़ करो, लेकिन टाइम के साथ साथ जो है ना वो उसकी फंक्शनैलिटी को इंक्रीमेंट करते रहते हैं, उसका मॉडल इंक्रीमेंट होता है, उसके अपडेट्स आती हैं तो फिर जाके वो ठीक होता है। तो ये भी इंक्रीमेंटल जो है ना वो फाइनल प्रोडक्ट तक जाने के लिए उसके अंदर जितनी स्पेसिफिकेशन जो ऐड करेंगे ना, इंक्रीमेंट करेंगे, तो उसको इंक्रीमेंट मॉडल कहते हैं। आगे वो बता रहा है कि अनदर मॉडल दैट रिप्रेजेंट्स द शिफ्ट अवे फ्रॉम द रिस्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू द वाटरफॉल मॉडल इज़ इरिटेटिव मॉडल। ये भी वाटरफॉल, देखिए इसके कहने का मतलब ये है कि वाटरफॉल मॉडल से जो है ना काफ़ी हद तक जो है वो रिसेंबल कर रहा है, विच इज़ सिमिलर टू, इन फैक्ट समटाइम्स इक्वेटेड विद इंक्रीमेंटल मॉडल, ऑल थ्रू द टू आर डिस्टिंक्ट। यानी इसके अंदर कुछ डिफरेंस भी है। तो ये जो है ना इतनी चीज़ें इसको याद नहीं करने की ज़रूरत, ठीक है, इसको आपने सिर्फ एक एक बार रीड कर लेना है और इसमें कुछ नहीं करना। उसके बाद आ रहा है रेशनल यूनिफाइड प्रोसेस और यूपी। इसकी सिर्फ आपने एब्रीवेशन याद करनी है और कोई चीज़ याद नहीं करनी। आगे आ रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उसमें आ रही है मैथडोलॉजी का पार्ट 2। अब इसमें आ रहा है प्रोटोटाइपिंग।
अब प्रोटोटाइपिंग होती क्या है कि देखें, बेसिकली जब हम लोग काम करना शुरू करते हैं किसी भी चीज़ पे, ठीक है, अगर हमें कोई सॉफ्टवेयर बनाने के लिए उन्होंने दे दिया है प्रोटोटाइपिंग में, इन विच इनकम्प्लीट वर्जन ऑफ द प्रोस्पोर्ट सिस्टम, अगर आप में से कोई फाइबर यूज़ कर रहे हैं, किसी को एक्सपीरियंस हो गया ना काम करने का, तो टाइम के साथ क्या होता है कि हमें कोई क्लाइंट आके काम देता है ना, तो हमें काम दे के थोड़ी देर बाद कहता है, कुछ टाइम बाद आता है, 1 दिन बाद 2 दिन बाद कहता है मैंने आपको काम दिया था, मुझे बताएं कि आपने कितना काम कर लिया था कि मैं देखूँ। तो अगर हमने काम कर लिया ना तो हम उसका कभी स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर देते हैं, जी देखिए हमने इतना काम कर लिया। तो वो जो हमने थोड़ा सा इनकम्प्लीट होता है, उसका जो इनकम्प्लीट हमारा वर्जन होता है ना, जो हमने काम किया होता है, उसको हम अगले को दिखाते हैं कि ये हमारा काम है, उस काम को हम क्या कहते हैं, प्रोटोटाइपिंग। तो इधर भी वो ये लिखता है, इन विच इनकम्प्लीट वर्जन ऑफ द प्रपोज सिस्टम कॉल्ड प्रोटोटाइप्स आर बिल्ड एंड एवेल्यूएटेड। बस इसको आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। उसके बाद आगे लिखता है कि इन द केस ऑफ इंक्रीमेंटल मॉडल दिस प्रोटोटाइप्स इवॉल्व्स इनटू द कंप्लीट फाइनल सिस्टम अ प्रोसेस नोन एज एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग। यानी कि जब वो कंप्लीट हो जाता है ना हमारा सिस्टम, जो पहले इनकम्प्लीट था, जब वो कंप्लीट सॉफ्टवेयर बन जाता है उसको कहते हैं एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग। आगे आ रही है थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग। थ्रो अवे का मतलब होता है फेंक देना, ठीक है। द प्रोटोटाइप्स मे बी डिस्कार्डेड इन द फेवर ऑफ अ फ्रेश इम्प्लीमेंट टू बी फाइनल डिज़ाइन। यानी कि एक डिज़ाइन है, नहीं पसंद आ रहा है, ठीक है, उसकी जगह फ्रेश डिज़ाइन डालने का मतलब है कि हमने कोई नया डिज़ाइन डालना है, तो हम जो पुराना है उसको फेंक देंगे और नया जो है इम्प्लीमेंट कर देंगे, तो इसको क्या कहते हैं, थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग। रैपिड प्रोटोटाइपिंग अगली आ रही है इसकी, इन विच अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ द पर्पज सिस्टम इज क्विकली कंस्ट्रक्टेड इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट। ये भी सिंपल सी डेफिनेशन लिख दी है कि अर्ली स्टेजेस में जो है ना हम लोग उसकी एग्जाम्पल, सिंपल जो एग्जाम्पल है वो पर्पस सिस्टम की बना लेते हैं, और इसके अलावा इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ। देखें ये जो चीज़ें हैं ना, जैसे अब ये प्रोटोटाइपिंग थी, एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग, थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग, रैपिड प्रोटोटाइपिंग, में भी ये कह सकते हैं कि ये लॉन्ग क्वेश्चन आप प्रोटोटाइपिंग की 3 जो कैटेगरीज हैं उनके नाम बता दें या टाइप्स हैं उनकी वो बता दें, तो ये जो चीज़ें हैं ना ये आ सकती हैं, ये लॉन्ग में आ सकती हैं, क्योंकि जैसे हम बुक देख रहे हैं इधर लिखा बहुत कुछ है लेकिन इसमें लिखने वाला कुछ नहीं है, तो लॉन्ग शॉर्ट का डिफरेंस करना जो है ना वो बहुत मुश्किल चीज़ है इसमें। तो उसके बाद है अ लेस फॉर्मल इंक्लिनेशन ऑफ इंक्रीमेंटल एंड इटरेटिव आइडियाज दैट हैज़ बीन यूज्ड फॉर ईयर्स बाय कंप्यूटर एथोसिस हॉबी इज साउंड कॉल्ड ओपन सोर्स डेवलपमेंट। ओपन सोर्स डेवलपमेंट का इधर लिखा हुआ है, लेकिन इसकी ना ये डेफिनेशन इजी वर्डिंग में ये है कि ओपन सोर्स का मतलब होता है, इधर इन्होंने एक एग्जांपल भी दी है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की। यानी कि हम गूगल पे जा रहे हैं, ठीक है, गूगल पे जाके हम कोई भी जो है ना प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं, डेवलपमेंट के सिस्टम, यानी कि ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे हम कर सकते हैं सब कुछ। तो जब हम उसको डाउनलोड कर लेते हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट और पीएचपी टाइप, ये जो सारी चीज़ें हैं ना हम इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो ये कह रहा है कि जो ऐसा ओपन इन्वायरमेंट होता है ना, जो पेड नहीं है, जो हम इजीली कहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, उसको ओपन सोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे कहता है एजाइल मेथड्स हैं। तो उसमें लिखता है द मोस्ट प्रोनाउंस शिफ्ट फ्रॉम द वाटरफॉल मॉडल इज रिप्रेजेंटेड बाय द कलेक्शन ऑफ मेथोडोलॉजीज नोन एज एजाइल मेथड्स। तो एजाइल मेथड्स बेसिकली यहाँ पे चीज़ क्या है कि उन्होंने जो ऊपर सारा काम किया ना उसको हम लोगों ने क्या कर दिया है, इकट्ठा, उनको इकट्ठा करके जो है ना एजाइल मेथड्स उसका जो है ना कलेक्टिवली नेम है। ईच ऑफ द प्रोसेसेस अर्ली एंड क्विक इम्प्लीमेंट ऑन एन इंक्रीमेंटल बेसिस रिस्पॉन्सिव टू चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स और रिड्यूस एम्फेसिस ऑफ द रीजियस रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस और डिज़ाइन। ठीक है, ये डिज़ाइन, इम्प्लीमेंट, हमारा एनालिसिस और सब कुछ जो है ना टेस्टिंग टाइप, उन सबको बेसिकली कलेक्टिवली हम क्या कह देते हैं, एजाइल मेथड। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया कि एजाइल मेथड की एक एग्जांपल है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, एक्सपी। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन फिर बन गया है कि एजाइल मेथड की डेफिनेशन लिखी और उसकी एक एग्जांपल दे दें, ठीक है। तो इसकी वो एब्रीवेशन याद करिएगा एक्सपी की। आगे आ रहा है 134, इसमें लिखा हुआ है मॉड्यूल्स। अब मॉड्यूल्स को हम लोग जैसे भी हम पढ़े हैं, ये भी मॉड्यूल लिखा हुआ है। इसकी सिंपल एग्जांपल जो हम आसान तरीके से समझाएं ना, तो वो ये है कि जैसे हमारी एक पूरी बुक है, ठीक है, हम एक पूरी बुक के अंदर अगर हमें मॉड्यूल्स या चैप्टर्स के ये नाम ना बताए हुए होते, टॉपिक ना बताए होते और हमें बुक दे दी जाती कि आप इसको याद करें, तो हमें क्या पता लगेगा कि किस कैटेगरी में आ रहा है, इसका क्या मकसद है, क्या नहीं है, ठीक है। तो इस तरह ना सॉफ्टवेयर बनाते हुए भी उसके अंदर हम लोग ना इस तरह छोटे छोटे मॉड्यूल्स उनके हिस्से बना लेते हैं जो अपना अपना काम करते रहते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि डिवीजन ऑफ सॉफ्टवेयर इनटू मैनेजेबल यूनिट्स जनरली कॉल्ड मॉड्यूल्स ईच ऑफ विच डील्स विद ओनली अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि एक सॉफ्टवेयर पूरा बना हुआ है, उसके अंदर एक हिस्सा है, भाई तुमने एक काम करना है, एक हिस्सा बनाया है तुमने एक काम करना है, एक हिस्सा है उसने एक काम करना है, ठीक है। जैसे ये मॉड्यूल्स हैं, ये सारे अपना अपना काम कर रहे हैं। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अपने बारे में बता रहा है, हम पीछे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ के आए थे, वो अपना बता रहा था, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमें नहीं बता रहा था। तो बस इसका ये याद करना है। आगे आ रहा है स्ट्रक्चर चार्ट क्या होता है। ये अब जैसे ये चार्ट बना हुआ है, ठीक है, कंट्रोल गेम लिखा हुआ है, उसमें क्या है, सर्व है,
रिटर्न है, कंप्यूट पाथ है और अपडेट स्कोर है। तो ये उसने इसका चार्ट बना के दिया, उसके अलावा कुछ नहीं। ये आपने चार्ट कर लेना है, मे बी जो है ना शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाए, तो आपको ये चार्ट बनाना आना चाहिए। पेंट वहाँ पे यूज़ करने के लिए देते हैं, उसके बाद आप इसको वर्ड में भी बना सकते हैं, तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि आप इसको एक बार कर लें। आगे आ रहे हैं मॉड्यूल 135 कपलिंग। कपलिंग क्या होता है कि जैसे हम लोग देख लेते हैं दो लोगों को साथ, हम कहते हैं कि वो दोनों कपल हैं, ठीक है। तो इधर भी यही काम है, मिनिमाइज द लिंकेज बिटवीन मॉड्यूल्स, इसको कहते हैं इंटर मॉड्यूल कपलिंग। सॉरी मैंने गलत नहीं पढ़ा, पर ठीक ही पढ़ा, पर मैंने इंटर मॉड्यूल के पहले बता दिया। अगर आपसे कपलिंग की डेफिनेशन पूछी जाए तो आपने कहना है जस्ट के लिंकेज बिटवीन द मॉड्यूल्स आर कॉल्ड कपलिंग। और आगे अगर आ जाए कि इंटर मॉड्यूल कपलिंग है तो मिनिमाइज द लिंकेज बिटवीन मॉड्यूल्स, उसको क्या कहते हैं, इंटर मॉड्यूल कपलिंग। बस यही है, यानी दो मॉड्यूल्स के दरमियान जो ताल्लुक है ना उसको हम कपलिंग कहते हैं, और इसको मिनिमाइज करना इंटर मॉड्यूल कपलिंग है। उसके बाद आ रहा है कंट्रोल कपलिंग, विच अकर्स व्हेन अ मॉड्यूल पासिस कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन टू अनदर एज इन अ फंक्शन कॉल। तो ये मुश्किल भी नहीं थी, अब उसको कंट्रोल करना है कि जब वो कर हो रही है, जब मॉड्यूल जो है वो पास कर रहा है कंट्रोल के लिए एग्जीक्यूशन, किसी और के साथ उसने एग्जीक्यूट करना है, किसी और के साथ वो रिलेशन बना रहा है फंक्शन के साथ, तो उसको क्या कहते हैं, कंट्रोल कपलिंग। उसके बाद आ रहा है डाटा कपलिंग, और डाटा कपलिंग क्या होती है, विच रेफर्स टू द शेयरिंग ऑफ द डाटा बिटवीन मॉड्यूल। देखिए अब कपलिंग है ना, तो डाटा की कपलिंग हो रही है, तो क्या कर रहा है वो डाटा शेयर कर रहा है। फंक्शन की कपलिंग थी यहाँ पे, और वो क्या कर रहा है, कंट्रोल कपलिंग है, तो वो अपने जो है ना कंट्रोल अपने एग्जीक्यूशन दूसरे फंक्शंस के साथ जो है ना उसको लिंक कर रहा है, और कुछ भी नहीं कर रहा। आगे चलते हैं, आगे आ रहा है ग्लोबल डाटा। ग्लोबल और लोकल हम लोग पहले पढ़ आए हैं। लोकल क्या होता है, जो लिमिट होती है जिसकी, और ग्लोबल क्या होता है जिसको हम लोग ओवरऑल यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी वही है, विच आर डाटा आइटम्स दैट आर ऑटोमेटिकली अवेलेबल फॉर ऑल मॉड्यूल्स थ्रू आउट द सिस्टम, ठीक है, जो हर किसी के लिए जो है अवेलेबल हो उसको ग्लोबल कहते हैं। आगे 136 है कोहेजन। अच्छा, एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर ना ये भी बन सकता है कि कोहेजन और कपलिंग के अंदर जो है ना वो अपने डिफरेंस बताना है, ठीक है। कपलिंग क्या था, लिंकेज ऑफ मॉड्यूल्स, और यहाँ कोहेजन क्या है, रेफर्स दिस इंटरनल बाइंडिंग, और इन अदर वर्ड्स द डिग्री ऑफ रिलेटेडनेस द मॉड्यूल्स इंटरनल पार्ट्स। यानी कि यहाँ पर ये दो मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, इन दोनों का लिंक क्या हो गया, कपल, ठीक है। अब इन दो जो मॉड्यूल्स के अंदर फंक्शंस चल रहे हैं, ठीक है, इन दोनों फंक्शंस का आपस में जो अगर लिंक होगा उसको क्या कहेंगे, कोहेजन, ठीक है। और आगे चलते हैं, लॉजिकल कोहेजन है, अ वीक फॉर्म ऑफ कोहेजन इज़ नोन एज लॉजिकल कोहेजन। और यहाँ फंक्शन कोहेजन की डेफिनेशन आ रही है, स्ट्रॉन्गर फॉर्म ऑफ कोहेजन इज़ नोन एज फंक्शनल। आपने ये बात लाजमी याद रखनी है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ये एमसीक्यू भी आ सकता है कि आप बताएं कि वीक फॉर्म ऑफ कोहेजन कौन सी है, लॉजिकल, स्ट्रॉन्ग कौन सी है, फंक्शनल। ये डिफरेंस में भी शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, या लॉन्ग में भी वो देख सकते हैं, कोई पता नहीं है, लेकिन ये आपने याद रखना है, एक छोटा सा डिफरेंस है वीक और स्ट्रॉन्ग का। आगे वो लिखते हैं कि दिस इज़ द कोहेजन विद इन द मॉड्यूल इंड्यूस्ड बाय द फैक्ट दैट इट्स इंटरनल एलिमेंट परफॉर्म एक्टिवली लॉजिकली द सिमिलर इन नेचर। यानी कि इसके जो काम करते हैं ना, जो इसके अंदर, मतलब हमने क्या कहा था कि जो फंक्शन एक मॉड्यूल है उसके अंदर जो फंक्शन है, ठीक है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स है उसके, उनके अंदर उनके फंक्शंस के अंदर जो पाया जाता है ना लिंक, उसको क्या कहते हैं, कोहेजन, ठीक है। अगर वो सिमिलर नेचर है उनकी तो वो क्या है, लॉजिकल कोहेजन है। अगर उसके विच मीन्स दैट ऑल द पार्ट्स ऑफ द मॉड्यूल्स आर फोकस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ अ सिंगल एक्टिविटी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, फंक्शनल। ये इन दोनों के दो डिफरेंस हैं, ये भी आपने लाजमी कर लेने हैं। आगे चलते हैं, आगे आ रहा है इन्फॉर्मेशन हाइडिंग। हाइड का क्या मतलब होता है, छुपाना। यानी कि हम अगर कभी फेसबुक पे लॉगिन हो रहे हैं, ठीक है, हमारा पासवर्ड जब तक हम वो आई वाले आइकन पे क्लिक नहीं करते हैं हमें पासवर्ड शो नहीं होता। तो ये भी वही काम है, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन हाइडिंग विच रेफर्स अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन टू बी स्पेसिफाइड पोर्शन टू अ सॉफ्टवेयर सिस्टम। यानी कि सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं तो हमारा जो पीछे हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं, या हमारी कोई कोडिंग है, या हमारा कोई पर्सनल डाटा, या फिर पर्सनल तो खैर वहाँ पे नहीं होता, लेकिन पर्सनल या कंपनी या फिर उस क्लाइंट का हिसाब से जो उसने नहीं शो करवाना किसी को, तो हम उसको हाइड कर देते हैं और इसको इन्फॉर्मेशन हाइडिंग कहते हैं। बस इसमें ये करने आगे आ रही है कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स किसको कहते हैं, पार्ट्स को, हिस्सों को। तो अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कंपोनेंट्स आ रहे हैं। इसमें पहली एब्रीवेशन है API, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, बस और कुछ नहीं करना। उसके बाद आ रहा है कंपोनेंट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ अ कंपोनेंट विच इज़ बाय द डेफिनेशन क्या है, रीयूजेबल यूनिट्स ऑफ सॉफ्टवेयर। यानी कि सॉफ्टवेयर के वो यूनिट जिनको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको क्या कहते हैं, कंपोनेंट्स। अच्छा, तो आगे हमारा क्या आ रहा है, कंपोनेंट आर्किटेक्चर। वो यहाँ पे कहता है आल्सो नोन एज कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। यानी कि इसका दूसरा नाम क्या है, कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग।
इन विच द ट्रेडिशनल रोल ऑफ अ प्रोग्रामर इज़ रिप्लेस्ड बाय कंपोनेंट असेंबलर। ट्रेडिशनल वे क्या था कि जिसमें हम सारा कोड खुद लिखते थे, ठीक है, और फिर हम उसको देते थे। उसमें काफ़ी टाइम लगता था, प्रोग्रामर बैठ के 4-4 दिन 5-5 दिन महीनों बैठ के एक ऐप के लिए प्रोग्राम लिखते होते थे। तो वो कहता है कि अब हमने उस काम को चेंज कर दिया कंपोनेंट असेंबलर के साथ। अब कंपोनेंट असेंबलर क्या करता है कि वो कंस्ट्रक्ट कर देता है सॉफ्टवेयर सिस्टम्स कंपोनेंट्स को इन मैनी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स एज डिस्प्लेड इन आइकन और ग्राफिकल इंटरफेस। जैसे कि अभी हम लोगों ने क्या किया कि एक बटन को दबाया, उसने हमें पता बता दिया कि अच्छा आपने कौन सा कलर लेना है, ब्लैक लेना है, डार्क थीम लेनी है, आप लोगों ने लाइट थीम लेनी है तो चेंज कर दे। आपको ग्रीन कलर चाहिए तो ये नहीं था कि ग्रीन ही रहेगा, वो कोई भी कलर जो है ना खुद से उधर क्लिक किया और अपना कलर चेंज कर लिया। और अगर आपको कोई व्यू चाहिए, जैसा कि अगर आप लिख रहे हैं तो आपको एक चैट के लिए बॉक्स चाहिए तो वो आप उधर लिखें तो आपको अलग अलग जो है ना उसका कोड तक अब प्रोवाइड हो जाता है। अब जितनी जो है ना तरक्की कर ली है ना साइंस ने, डेवलपमेंट ने और कोडिंग ने, आपको बड़े बड़े कोड गूगल पे भी मिल जाते हैं। तो अब वो कहता है कि इतने जो है ना वो सरदर्दी हैं, वो कहते हैं सर खपाई नहीं करनी पड़ती इसमें। तो आगे आ रहा है कि डिज़ाइन पैटर्न। फिर वही बात आ जाती है, अ डिज़ाइन पैटर्न इज़ अ प्री डेवलप्ड मॉडल फॉर सॉल्विंग अ रिकरिंग प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। यानी कि हर दफ़ा प्रोग्रामर बैठ के या डेवलपर बैठ के कोड नहीं लिखता, ठीक है। अगर आपने कोई फॉर्म बनाया है, जैसे अभी CS202 वालों का फॉर्म की असाइनमेंट भी आई थी इस बार, तो वो क्या करते हैं कि उसको संभाल के रख लेते हैं, वो उसको हर बार यूज़ नहीं करते। तो हर बार यूज़ ना करने का मकसद क्या है कि अगली बार अगर हमें कोई इस तरह का प्रोजेक्ट मिलता है तो हम उसको निकाल कर ही यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हर बार कोई भी नहीं लिखता। तो वो यही लिख रहा है, डिज़ाइन पैटर्न इज़ अ प्री डेवलप्ड मॉडल फॉर सॉल्विंग अ रिकरिंग प्रॉब्लम इन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। और इसके अंदर आप ये भी कॉन्सेप्ट ले सकते हैं कि आपने ना पहले से ही डिज़ाइन बना के रखे हुए हैं। अगर आप वेबसाइट्स वगैरह बना रहे हैं तो आप लोग डिज़ाइन बना के रख लेते हैं। आपके पास क्लाइंट आ रहा है तो आप क्लाइंट को कहें हमने ना ये डिज़ाइन बना के रखे हुए हैं, अगर आपको ये चाहिए तो ले लें। मोस्टली प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें कलर ये नहीं चाहिए, हमें ग्रीन नहीं चाहिए, हमें ब्लू चाहिए, ब्लू नहीं चाहिए, हमें पर्पल चाहिए। तो आप कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास डिज़ाइन पहले पड़े हुए होते हैं और हम उसका डाटा लेते हैं, कंटेंट चेंज करते हैं और उसको वापस कर देते हैं, बस। इसको स्किप कर दें। आगे आ रहा है स्कोप ऑफ क्वालिटी इंश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस का इधर क्या, ये स्कोप ऑफ क्वालिटी इंश्योरेंस क्या हो गया, गारंटी देना। अच्छा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज आर एस्टैब्लिशिंग सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योरेंस SQA, या आपने एब्रीवेशन याद रखती हैं, ग्रुप्स इन विच चार्ज विद द ओवरसीइंग एंड इन्फोर्सिंग द क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम अडॉप्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हम कोई चीज़ लेने जाते हैं, फ़ोन लेने जाते हैं या मशीन लेने जाते हैं या कुछ भी लेने जाते हैं, तो वहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट हमें कर रहे होते हैं कि कोई भी एडवर्टाइज़ करने, हमारे पास आजकल मोबाइल पे भी, फेसबुक पे भी कोई भी उठ के आ जाता है कि बहुत अच्छी चीज़ें हैं, आप हमसे लें, ऐसे कर लें, वो कर लें। तो वो जिसकी तारीफ़ें कर रहे होते हैं ना दुकान वाले, तो जो एडवर्टाइज़ कर रहे होते हैं उसको क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी वैसे सॉफ्टवेयर तो हर इधर नहीं कहेंगे, क्वालिटी एश्योरेंस या गारंटी कहते हैं कि हमारी चीज़ बहुत अच्छी है, बहुत चलेगी। तो सॉफ्टवेयर में भी ना ऐसे ही होता है, तो इसको सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस कह देते हैं। आगे आ रही है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, यानी फिर से इसको टेस्ट करना है। तो आगे वो क्या इसमें बता रहा है, पेरेटो प्रिंसिपल सबसे पहला है, मोर ऑफ द सिस्टम एरर्स कैन बी डिस्कवर्ड देन if all modules were tested in a uniform less through manner in all instances of the proposition called Pareto principle। ये इसकी इजी सी डेफिनेशन थी। इसके अंदर ना ये जो मैंने पर्पल करके लिखा हुआ है, इसमें इसको पर्पल करने का क्या मतलब है कि सोशियोलॉजिस्ट लिखा हुआ है विल्फ्रेडो पेरेटो 1848 to 1923 who observed that a small part of Italy's population control most of Italy's wealth। ठीक है, इसमें यह MCQ आ सकता है कि उसकी वो कब तक वो दुनिया में रहा था, कब आया और कब गया, तो उसने क्या ऑब्जर्वेशन की थी, तो उसका नाम भी उसने लिखा हुआ है, तो ये हमने याद करना है। उसके बाद पेरेटो प्रिंसिपल की डेफिनेशन याद करनी है। उसमें आगे आ रही है बेसिस पास टेस्टिंग इज़ टू डेवलप अ सेट ऑफ टेस्ट डाटा दैट इंश्योर्स दैट ईच इंस्ट्रक्शन इन द सॉफ्टवेयर इज़ एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वन। यानी एट लीस्ट वन ये है कि अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, आप किसी बंदे को दे रहे हैं कि ये चेक कर दो, तो वह जब चेक करे ना तो एटलीस्ट वो एक दफ़ा चला के देख ले कि चीज़ें चल रही हैं। एग्जीक्यूट हम पीछे पढ़ा है, तो जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कर रहे थे हम इधर भी वर्ड यूज़ कर रहे थे एग्जीक्यूट, यानी कि प्रोग्राम का चलना। आगे आ रहा है ग्लास बॉक्स टेस्टिंग और ब्लैक बॉक्स। ग्लास बॉक्स, ग्लास जैसे हम शीशा देख रहे हैं तो हमें आर पार नज़र आ रहा है, ठीक है। ब्लैक बॉक्स वो है जो हमें नज़र ही नहीं आता। तो ग्लास बॉक्स वो होती है कि जो बंदा है जिसको प्रोग्रामिंग आती है, जिसको इसका शौर है, जिसको ये सब कुछ जो है ना अक्ल इसकी काम करती है, तो उसको अगर नॉलेज है और वो हमारा कोड देख रहा है, वैसे चेक कर रहा है उस कैसे डिज़ाइन हुआ है, हमने क्या क्या यूज़ किया, टैग किधर यूज़ किया है, तो उसको क्या कहते हैं, ग्लास बॉक्स टेस्टिंग। और एक होती है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, यानी कि ब्लैक बॉक्स में क्या होता है, जिसको नहीं पता कि कोड क्या होता है, प्रोग्राम कैसे बनता है।
तो वो बंदा क्या करता है कि पकड़ा है उसने सॉफ्टवेयर, चेक करने के लिए उसने क्या किया, तस्वीर सेंड कर दी, आवाज़ सेंड कर दी, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, और उसने कहा हाँ भाई सारी चीज़ें ठीक चल रही है, लाओ दे दो। लेकिन जो ग्लास बॉक्स टेस्टिंग होती है ना, उसके अंदर क्या करते हैं कि वो सारा कोड वगैरह चेक करते हैं, क्योंकि वो भी पढ़े लिखे होते हैं, उनको आती होती है कोडिंग। तो इसमें एग्जांपल वो ब्लैक बॉक्स के दे रहा है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, और इसमें एक चीज़ लिखा है दैट कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग रेंजेस ऑफ डाटा कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लासेस। खैर ये तो मुश्किल पढ़ने वाली चीज़ नहीं थी, मैंने वैसे बताई है। बीटा टेस्टिंग और एक अल्फा टेस्टिंग है। बीटा टेस्टिंग क्या होती है, इन विच अ प्राइमरी वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर इज गिवन टू द सेगमेंट्स ऑफ द इंटेंडेड। बीटा वर्जन, बीटा बताने की जरूरत नहीं, अभी कोई बीटा ऐप्स आ रहे हैं तो किस लिए मैंने पीछे भी बताया आगे हैं, क्योंकि उनके अंदर उन्होंने इंक्रीमेंट करनी है, ठीक है, इंक्रीमेंटल चीज़ें आनी है, स्पेसिफिकेशंस आनी है, स्पेसिफिकेशंस आएंगी तो अच्छा होगा, उसकी अपडेट्स आएंगी, जैसे हर ऐप की अपडेट्स आ रही होती हैं, तो वो बीटा से जो है ना वो प्रो लेवल का ऐप बन जाता है। किस तरह, क्योंकि उसके अंदर जो है स्पेसिफिकेशन ज़्यादा होती जाती हैं। आगे इसके अंदर एक और चीज़ लिखा है, सिमिलर टेस्टिंग परफॉर्म बाय द डेवलपर साइड इज कॉल्ड अल्फा टेस्टिंग। यानी कि जो डेवलपर की साइड से वो जो टेस्टिंग कर लेते हैं ना खुद कि हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है और इसको भेज दो, उसको क्या कहते हैं, अल्फा टेस्टिंग। उसके बाद आ रहा है 143 यूज़र डॉक्यूमेंटेशन। द पर्पस ऑफ यूज़र डॉक्यूमेंटेशन इज टू एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड डिस्क्राइब यूज हाउ टू यूज़ दैम। यूज़र की जो डॉक्यूमेंटेशन है, फ्रिज लेने जाएँ या फिर ओवन लेने जाएँ ना, तो साथ में कॉपी मिलती है, मोबाइल के साथ भी कॉपी मिलती है, उसके ऊपर लिखा होता है कि इस फीचर का क्या मतलब है, आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो वो जो होती है ना वो यूज़र डॉक्यूमेंटेशन होती है, जिसके अंदर एक कॉपी से हमें मिलती है। उसके बाद सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन इज टू डिस्क्राइब द सॉफ्टवेयर इंटरनल कंपोजिशन सो दैट द सॉफ्टवेयर कैन बी मेंटेन्ड लेटर इन द लाइफ साइकिल। यानी कि जैसे हम कमेंट्स वगैरह लगा देते थे ना, सिस्टम की जो डॉक्यूमेंटेशन होती थी, या ये होती है डेवलपर्स के पास मोस्टली, तो वो क्या करते हैं कि जब कोई मेंटेनेंस का काम आता है, जैसे हम पीछे करके आए थे कि डेवलप हो गया, फिर यूज़ किया, फिर ख़राब हो गया, तो उसकी मेंटेनेंस होती है। तो जब वो ख़राब हो जाता है तो ये डेवलपर्स के पास डॉक्यूमेंटेशन होती है, और वो फिर जो है ना उसको चेक करके उसको ठीक कर देते हैं। फिर आ गई है टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन। इसमें एग्जांपल जो आ जाती है वो ये है कि अगर आप कोई फ़ोन लेने जाते हैं और फ़ोन में कोई इशू आ जाता है, तो वो क्या कहते हैं कि ठीक है आप ले जाएंगे हमारी तरफ से। अगर कोई इशू हो जाता है या आपकी मशीन ख़राब हो जाती है, मशीन ले लें, ओवन ले लें, जो भी ले लें, तो वो कहता है कि कंपनी आपका टेक्निकल इशू ठीक कर देगी। तो वो टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन होती है। इस टू डिस्क्राइब हाउ सॉफ्टवेयर सिस्टम शुड बी इंस्टॉल्ड एंड सर्विस। तो यहाँ पर इस टेक्निकल का मतलब ये है कि कैसे वो इंस्टॉल होगा, कैसे होगा, अगर ख़राब हो गया तो हमें वापस आके वो देगा बंदा कि आप ठीक कर दें। तो ये उसकी डेफिनेशन है, ये आपने करनी है। आगे आ रहा है 144। इसमें एक दो ही चीज़ें करने वाली है, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। इसमें है, एक है एर्गोनॉमिक्स और है एक है कोग्नेटिक्स। तो वो क्या कहता है कि विच डील्स विद द डिज़ाइनिंग सिस्टम दैट हार्मोनाइज विद द फिजिकल एबिलिटीज़ ऑफ द ह्यूमन। जिसमें इंसान जो है उसकी फ़िज़िकल एबिलिटीज़ जो हैं वो डील कर रही होती हैं, उसको क्या कह देते हैं, एर्गोनॉमिक्स। और उसके बाद जो उसने बता दिया है कोजेनेटिक्स क्या होती है, विच डील्स विद द डिज़ाइनिंग सिस्टम विद हार्मोनाइज विद द मेंटल एबिलिटीज़ ऑफ द ह्यूमन। फिजिकल और मेंटल एबिलिटीज़, ये दो वर्ड का इसमें डिफरेंस है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसका भी ध्यान रखता है। उसके बाद ये 1972 में कमर्शियल एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था, ये आपने सन याद रखना है। उसके बाद एक आर्टिकल लिखा था साइकोलॉजिकल रिव्यू में 1956 में, जॉन ए मेलर रिपोर्टेड सर्च, ठीक है, ये आपने इसका ईयर भी याद रखना है। और गॉम्स जो है ना ये मॉडल, ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1954 में। ये भी आपने एमसीक्यू लाजमी याद करना, क्योंकि मोस्टली वीडियोज़ जो होती हैं उसमें वो ये नहीं बता रहे होते कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। एमसीक्यू उसके भी तो नंबर है ना, उसको भी तो लेना है। तो आगे चलते हैं, आगे हमारा आ रहा है 145। 145 में वो क्या लिखता है, सॉफ्टवेयर लाइसेंस। सॉफ्टवेयर हर चीज़ का लाइसेंस है। गाड़ी लिया, लाइसेंस लिया, क्यों लिए कि हमें पुलिस वाले पकड़े ना, वो ये ना कहेंगे हमें गाड़ी चलानी नहीं आती है, हम सड़क पे जाएंगे तो हम लोग किसी का जानी नुकसान कर सकते हैं। तो इस तरह ये लाइसेंस क्या है, द राइट ऑफ डेवलपर्स आर फॉर्मली एक्सप्रेस इन द लीगल टर्म्स। यानी कि उसकी लीगल होने की जो है ना वो बता देते कि ये लीगल है। ये क्या होता है कि एक जब हम सॉफ्टवेयर खरीदते हैं तो हम उससे लाइसेंस लेते हैं, यानी कि मेरे से कोई सॉफ्टवेयर ले रहा है तो मैं उसको लाइसेंस दूंगी कि हाँ, लाइसेंस में क्या होगा कि आपका लाइसेंस इस तरह चलेगा कि वो आपका जो मैं आपको सॉफ्टवेयर दे रही हूँ वो 2 कंप्यूटर्स पे चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। अगर कोई चलाएगा तो वो चलेगा ही नहीं। तो ये जो सारा काम है ना ये सॉफ्टवेयर लाइसेंस करता है। और आई थिंक यहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर का ख़त्म हो गया। और ये आपने ना जजमेंटल वाली ये खुद पढ़ लेनी है, ये 612.5 बिलियन था। तो ये लाइन आप खुद देख लीजिएगा, क्योंकि अभी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो आगे मैं नहीं करूँगी, ये रीड नहीं करूँगी। बस यहाँ तक के कॉन्सेप्ट थे, ये आपने क्लियर कर लेने हैं। आई होप कि आपको समझ आई होगी। और अगर कोई चीज़ रह जाए तो उसको कमेंट बॉक्स में पूछ लें। थैंक यू सो मच।